नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और वक्त हो चला है रात 11 बजे का और इस खास बुलेटिन सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर से। कल अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ग्वालियर आने वाले हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। ये बैठक जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में होगी। मीटिंग के बाद शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मीटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्वालियर के प्रभारी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थापकों और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के लिए अहम दिशा निर्देश दिए। तुलसी सिलावट को गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर आगमन के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग भी बनाया गया है। आपको बता दें, मंत्री सिलावट ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर अमित शाह की अगवानी करेंगे। सिलावट के साथ ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव सह प्रदेश प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी एयरफोर्स स्टेशन पर शाह की अगवानी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक नगरी में हो रही है। हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी आ रहे हैं और लगभग 2000 प्रतिनिधि आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने महाकौशल में बीजेपी की पर उन्हें नमन कर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम के अलावा वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी बैनर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम शिवराज ने अनावरण के बाद प्रतिमा स्थल के पास पौधारोपण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बैनर्जी एक समर्पित स्वयंसेवक थे जिन्होंने देशभक्ति के साथ कई काम किए। उन्होंने महाकौशल में जनसंघ की जड़ें जमाने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो महादानी थे। 1972 में उन्होंने अपने घर का हिस्सा दान कर पहला सरस्वती शिशु मंदिर भी स्थापित किया था। अरे सामने मत आओ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मार्गदर्शन में महाकौशल में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और कांग्रेस को उस समय कड़ी टक्कर दी थी। सुहास जी, विभास जी, पूरा परिवार ही जेल में था। और अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधिक प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर के वकीलों का सम्मेलन आज किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वकीलों की समस्याएं जानी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस नेताओं के सामने वकीलों की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू करने, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाइपेंड देने और सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल माफ करने की मांगे भी रखी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सत्ता में लौटने पर इन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कमलनाथ बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने कहा कि अब की बार भ्रष्टाचार की व्यवस्था से मुकाबला है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं बची है। आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को सिर्फ सरकार झूठे आश्वासन ही देती है। हमने इनको वादा किया था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, मगर हमारी सरकार चली गई। तो आप टाइम बाउंड वे में जब सरकार आएगी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का तो पुराना वादा है, उसको कंप्लीट करेंगे। ये किस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार से ये घोषणाओं से, प्रलोभन से शिवराज सिंह जी को सब बातें आखिरी 5 महीने 6 महीनों में याद आई है। अब उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के बारे में अब आपको बता दें। वो आज बालोद जिले के दौरे पर रहे जहां संकल्प शिविर में भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ककरा भाट में आयोजित शिविर में पहुंचे। इसके बाद दल्ली राजहरा और अंत में अर्जुंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने की बात कही। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें इस बार 75 पार के लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है।
जिस प्रकार से किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का जो आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से लक्ष्य कोई बड़ी लक्ष्य नहीं है, इसको निश्चित रूप से हम लोग हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में डीजीपी ने शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को सक्रियता बढ़ाने के साथ ही गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मीटिंग में डीजीपी सुधीर सक्सेना, पुलिस कमिश्नर मरकंद देउस्कर के साथ ही पुलिस विभाग के कई अफसर शामिल हुए। इसमें आपस में चुनाव के दौरान जो अपराधी एक जिले से दूसरे जिले में या एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, उनको किस तरह से पकड़ा जाए, तो उनकी जो वारंट्स हैं उनकी लिस्टों की अदला बदली हुई और आपस में ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में पदस्थापना को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रायसेन जिले में 2 डीपीसी हो गए हैं। दरअसल सरकार के आदेश पर जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी बनाए गए पीके रायकवार ने 3 अगस्त को डीपीसी का पदभार संभाल लिया और इधर निवर्तमान डीपीसी एसके उपाध्याय को 8 अगस्त के आदेश पर दोबारा रायसेन का डीपीसी बना दिया गया। हालांकि यहां कार्यभार ग्रहण कर चुके पीके रायकवार काम कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व डीपीसी एसके उपाध्याय को अभी तक दूसरी जगह नहीं भेजा गया। इससे ये हुआ कि जिले में अब 2 डीपीसी हो गए हैं। ऐसे में मामला उलझ गया। मामले को लेकर जब राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गलती की वजह से 7 जिलों में 2 डीपीसी हो गए हैं, यानी कि एक नहीं 7 जिलों में इस तरह का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया है और जल्द इस गलती को सुधारने की बात कही जा रही है। इधर पूर्व डीपीसी एसके उपाध्याय रायसेन वापसी आने की जुगाड़ कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा जो जानकारियां चाहिए गई थी उसके आधार पर उन्होंने एक सूची प्रत्याशित स्थानों की जारी की थी। प्रदेश में 7 स्थानों पर इस प्रकार की त्रुटियां आई थी। अपेक्षित सुधार हेतु अनुरोध भी कर लिया है। और अगली खबर रायपुर से है। आज रायपुर पुलिस ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग एक्ट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बुकी को गोवा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नवीन बत्रा पिछले कई सालों से फरार था। पिछले दिनों लोगों की निजी पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर फर्जी खाते खुलवाने वाले गैंग के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तब नवीन का नाम सामने आया। इससे इसके गोवा में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस इसे गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई। बताया जा रहा है कि नवीन बत्रा गोवा में ही रहकर महादेव ऐप के 3 पैनल ऑपरेट करता था। बताया ये भी जा रहा है कि नवीन आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से सीधे संपर्क में था और पिछले कई दिनों से दुबई में हुई सक्सेस पार्टी में शामिल होने के लिए दुबई भी गया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 10 बैंक के पासबुक समेत करोड़ों की सट्टापट्टी लिखे हुए रजिस्टर भी बरामद किए हैं। नवीन बत्रा नाम का आरोपी, जिसके संबंध में जानकारी मिली थी कि ये महादेव ऑनलाइन बेटिंग के 3-4 पैनल संचालित कर रहे हैं, तो उस नवीन बत्रा को रायपुर पुलिस की तलाश थी और गोवा से नवीन बत्रा को अरेस्ट किया गया है। और कौन लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कुछ और नाम पता चले या रायपुर में कुछ और लोग हैं क्या जो इसके संपर्क में और ऐसा काम कर रहे हो, तो पूछताछ की जाएगी और जिसके बेसिस पे कुछ और नाम यदि सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको एक फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर बता दें। विदिशा की सिरोंज तहसील के दिकाना खेड़ा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर 69 साल की एक बुजुर्ग महिला सरकारी दस्तावेज में हेर फेर कर अब भी बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी नौकरी पर है, जबकि सरकारी सेवा से रिटायर होने की उम्र तो केवल 60 साल है। बता दें कि दस्तावेजों में इस महिला की उम्र 52 साल बताई गई है। बता दें कि इस महिला का बेटा भी 50 साल का है, यानी मां 52 साल की और बेटा महज 50 साल का। गांव वालों ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत कलेक्टर से की, जिस पर उन्होंने एसडीएम को अब मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो इस बारे में जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैं सीडीपीओ को इसकी जांच करने के लिए बोलता हूं और हम एक दल गठित कर देते हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है, उसके हमने दस्तावेज मंगवाए हैं, तो जैसे ही उसके दस्तावेज आ जाएंगे उसके बाद उस पर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जन्म तारीख के पास उसका कोई प्रूफ है यदि उसके पास, तो वो सारे हमने उसके मंगवाए हैं।
आज उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में अचानक से आग लग गई। हादसा ग्वालियर के सिथौली स्टेशन के पास हुआ। लोको पायलट को जैसे ही इंजन में आग लगने की जानकारी लगी, उसने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। तो वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद से ट्रेन के यात्रियों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। खबर मिलते ही रेलवे के अफसर दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से इंजन के फिल्टर पॉइंट में शॉर्ट सर्किट होने को वजह बताया जा रहा है। घटना के बाद IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। ग्वालियर में एक आज बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ पर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, वो जा रही थी खजुराहो के लिए। वहीं जो आप देख सकते हैं कि इंजन में आग लग गई। इंजन की जो फिल्टर था उसमें आग लग गई। आनन फानन में ट्रेन को रोका गया और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर जो लोग रुके, आनन फानन में नगर निगम का जो अमला पहुंचता है, फायर ब्रिगेड का अमला, उसने आग को बुझाया। आग लगी थी, कहाँ से आग लगी, कैसे पता चला? इंजन में फिल्टर में आग लगी हुई है शॉर्ट सर्किट से, और हम लोग गए जाके हमने फायर सिलेंडर से आग काबू में कर ली। तो आप देखेंगे कि ये आग कहाँ पर लगी थी, आपको दिखाते हैं। ये वो इंजन है खजुराहो इंटरसिटी का। इस इंजन में आग लगी थी और उसके बाद इसको आग को फिलहाल बुझा लिया गया है। कांच को तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से, लेकिन सवाल यही था, अगर आग को तुरंत नहीं बुझाया जा सकता तो आग बड़ी फैल सकती थी। आग अगर तुरंत काबू नहीं पाया जाता तो कितनी बड़ी आग हो सकती थी? काफी हादसा हो सकता था। इंजन खत्म होने का डर था। क्या देखा था आप लोगों ने? सर उसमें जब धुआं निकलता देखा हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग नीचे गाड़ी रुकी, जैसे ही हम लोगों ने देखा तो उसमें भयानक धुआं आने लगा। तो हम लोगों ने, इन लोग सब लोग रेलवे कर्मचारी जैसे उतरे तो इन लोगों ने वो फिर फायर ब्रिगेड जो रहते उनके पास, और फिर इन लोगों ने सूचना दी तो वो लोग आए और हम लोगों ने सहयोग करके शीशे तोड़े, तब उसको आग मतलब धुएं को काबू कर पाया हम लोगों ने। अगर मौके पर आग नहीं बुझाई जाती, यानी कि वक्त रहते आग नहीं बुझाई जाती, तो पूरा जो ट्रेन है उसमें भी कहीं ना कहीं आग लग सकती थी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। कोरबा में चांपा रोड पर बस फंसने से मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि खराब सड़क की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते हैं। तो वहीं कवर्धा के राजाढार में एक ट्रक फंस गया, जिससे रायपुर जबलपुर मार्ग पर काफी लंबा जाम लगा रहा। बता दें पिछले 24 घंटे से यहाँ दूसरी बार इस तरीके का जाम लगा है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरबा और कवर्धा से, जहाँ जाम के हालात बन गए और जाम की वजह से यातायात तो प्रभावित हुआ ही, लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्का जाम और जाम की स्थिति के बाद अब आपको हम दो ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो सिस्टम के तमाम दावों की पोल खोलती है। पहली तस्वीर जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डिंडौरी की है, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। क्यों? वजह ये है कि गांव में पुल नहीं है। नदी में पुल न होने के कारण बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। यहाँ पुल बनाने के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मांग की गई, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अंबिकापुर से है। मैनपाट इलाके की ये तस्वीर है। यहाँ मछली नदी को पार कर शिक्षक स्कूल पहुँच रहे हैं। शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं और बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुँचते हैं। तो दो तस्वीरें, बिल्कुल खबर एक तरह की है, लेकिन पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहाँ बच्चे शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, पुल नहीं है इसलिए स्कूल जाने के लिए उन्हें इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ शिक्षकों कि ये पहल देखिए कि कितना खतरा है। नदियाँ उफान पर हैं, इसके बावजूद पढ़ाना है क्योंकि उनका पेशा है। ऐसे में वो बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और नदी को पार करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। जन अभियान के तहत नदियों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ है। 500 से ज्यादा स्वयंसेवी नदियों को पुनर्जीवित करने में जुट गए हैं। इसके तहत ग्वालियर में 2 दिवसीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किया। इस सम्मेलन में पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा के तौर पर जाने जाने वाले उमाशंकर पांडे बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीते दिनों जल बचाने के लिए स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बैसली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ जो जल के विषय में
एक सम्मेलन रखा गया। नदियों को हम पुनर्जीवित करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी मात्रा में जल को स्टॉक भी कर सकते हैं और जल का एक बड़ा भंडार होने से हमें किसी भी क्षेत्र में दिक्कत नहीं आएगी। पानी एक ऐसा विषय है, दुनिया में जल का संकट है और पानी को बनाई किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। पानी को बनाने का काम केवल पेड़ कर सकता है, क्योंकि पानी का बेटा पेड़ है। तो आज हम 2 दिन तक जो एक मंथन होगा और मंथन के बाद जो ग्वालियर से ऐतिहासिक नगरी से जो एक संदेश चलेगा वो पूरे देश के काम आएगा। सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आज बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसका कांकेर और भानु प्रतापपुर में व्यापक असर देखने को मिला। कांग्रेस में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। वहीं भानु प्रतापपुर में भी शहर और ग्रामीण इलाकों की दुकानें बंद रहीं, जिसे चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की 52% आबादी है, जिसके आधार पर सर्व पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण देने की मांग लंबे समय से कर रहा है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्वतंत्र मंत्रालय भी घोषित करने, साथ ही बस्तर संभाग के हर एक जिले में 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण रोस्टर को 100% लागू करने की मांग इनकी है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग वर्तमान में हो रही विभागीय भर्तियों में भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग कर रहा है। जगदलपुर नगर निगम में 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 29 अगस्त को नगर सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट प्रस्तावित किया है। इस दिन महापौर को अपना बहुमत साबित करना होगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि महापौर की कार्यशैली चुनिंदा पार्षदों के पक्ष में रही है। मेयर ने उनके वार्डों के ही काम करवाए। अभी शहर में स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या है। जगह जगह गंदगी की वजह से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। इससे निपटने में नगर निगम असफल रहा है। महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में जितना विकास कार्य हुआ है 4 साल के कम समय में, इसको जनता देख रही है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और उसमें हम लोग 100% सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, उनके वार्डों के साथ खुले रूप से भेदभाव का व्यवहार उनके द्वारा किया जाता रहा है। सफाई का मामला जो है वो सर्वाधिक चिंतनीय है इन दिनों में। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। रेलवे ने एक बार फिर त्योहारी सीजन के बीच ही 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। इस पूरे महीने ये तमाम ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पहली बार ऐसा नहीं है जब रेलवे ने थोक में ट्रेनों को रद्द किया हो। पखवाड़े भर में 50 से ज्यादा ट्रेनों को रेड सिग्नल दिखाया जा चुका है। इसके पीछे की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है, उससे आम रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र धवाइत ने। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है। रेलवे ने एक बार फिर से रेल यात्रियों को झटका दिया है। 24 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से अब कहीं न कहीं आम रेल यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ेगा। ऐसे में जो स्थिति यहाँ पर बनती है, जो रेल यात्री हैं वो यहाँ पर काउंटर पर पहुँचते हैं, अपने ट्रेन की जानकारी लेते हैं, लेकिन स्थितियाँ जो नज़र आती हैं यहाँ पर रेल यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। ट्रेनें क्योंकि लगातार यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं, आम रेल यात्री कितना परेशान हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ पखवाड़े से ट्रेनें लगातार रद्द होती हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी लेट से चल रही हैं। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे ट्रेन रद्द है तो ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि गाय भैंस को ठूस खिला रहा है, उसी प्रकार यात्री लोग आ रहे हैं। कितनी दिक्कतें हैं आम रेल यात्री को रोजाना सफ़र करना है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे अभी हम लोगों का पेपर है अभी सीटेट का, तो पहले दिन से आना पड़ा असुविधा देखते हुए, और बहुत सारे ट्रेन कैंसिल है सर। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा दिक्कतें हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो रेल यात्री हैं यहाँ पर खासे परेशान हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेनों का परिचालन यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है, उसकी वजह से किस तरह से यहाँ पर जो पूछताछ केंद्र है वहाँ किस तरह से यहाँ पर रेल यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। यात्रियों को इंतजार है कि उनकी ट्रेनें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है, उससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्या देखते हैं, लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं, देर से चल रही हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत हो रही है भैया।
बहुत दिक्कत हो रही है। रेलवे को लेकर रेल यात्रियों का अनुभव अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रेल यात्री प्रभावित हो रहे हैं। रेल यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे अगर डेवलपमेंट के काम कर रहा है उन कामों को समय में करे, ताकि ट्रेनों का परिचालन जो अभी प्रभावित हो रहा है वो नियमित हो सके और रेल यात्रियों को ट्रेन की सुविधा का लाभ मिल सके। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थपाई, IBC 24 बिलासपुर। मध्य प्रदेश के सतना में बिना फुटपाथ और सर्विस लाइन के लिए सड़क किनारे साइकिल ट्रैक बना दिया गया। अब हालात ये हैं कि ना तो ये ट्रैक साइकिल चलाने के मुफीद हैं और ना ही लोग इस पर चल पा रहे हैं। सर्विस लाइन न होने की वजह से साइकिल ट्रैक के ज्यादातर हिस्से पर कहीं व्यापारियों ने दुकान खोलकर रख दी है तो कहीं पार्किंग बना रखी है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क किनारे फुटपाथ की जगह पर साइकिल ट्रैक तो बना दिया गया, लेकिन सर्विस लाइन नहीं बनाई गई। ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहां। वहीं दूसरी ओर ट्रैक पर दुकान लगने की वजह से साइकिलिस्ट को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि साइकिल ट्रैक को बनाने में 6 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है, जो अब किसी काम का नजर नहीं आ रहा। दिन पहले ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं पूरा इसका कब हुआ है, कैसे इसको बना है और क्या क्या तकनीकी खामियां हैं या उन तकनीकी खामियों को दूर करते हुए कैसे इसको जन उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे। साइकिल ट्रैक बना है तो उस जगह में साइकिल एक भी नहीं दिखेगी, आपको उसकी जगह में ठेले जरूर प्राप्त होंगे, दिखाई देंगे। यहाँ का जो शासन प्रशासन है अपने आप में एक नाकार और निकम्मा टाइप का दिख रहा है। क्योंकि शासन के तौर पे पूरी उपलब्धि है, पूरी मदद की जा रही है, लेकिन आप ये बताइए कि जो ट्रैक बना है उसको अपन फुटपाथ कहें या साइकिल ट्रैक कहें, इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर उसको कहें। स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो साइकिल ट्रैक में लगाते हैं, तो साइकिल वाला साइकिल ट्रैक में तो साइकिल चला ही नहीं सकता, वो बल्कि एक न्यूसेंस बन गए हैं जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं जिनके घर हैं उनके लिए। चलिए अब आपको सनी देओल यानी कि दारा सिंह, जो कि इन दिनों गदर 2 में नजर आए हैं, उनके एक अनोखे फैन के बारे में बताते हैं। उज्जैन के बकानिया गांव में रहने वाले धर्मेंद्र जाट नाम के एक युवक ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे गांव को अपने खर्चे पर गदर 2 फिल्म दिखाई। इसके लिए इस युवक ने पूरे सिनेमा हॉल को ही बुक कर लिया। इसमें कुल 60,000 रुपए का खर्च आया है। फिल्म देखने के लिए गाँव वाले कितने उत्साहित थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे गाँव के 280 लोग ट्रैक्टरों में, कार में और बाइक से ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता लक्ष्मी नारायण सनी देओल के बड़े फैन थे। उन्होंने 2001 में गदर फिल्म देखी जो उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसके बाद उन्होंने कई बार न सिर्फ सिनेमा हॉल जाकर खुद इस फिल्म को देखा बल्कि टीवी और VCR की मदद से गाँव वाले को भी फिल्म दिखाते रहे। इस वजह से गाँव वालों ने उनका नाम गदर सेठ रख दिया और अपनी पिता की याद में इस शख्स ने एक बार फिर पूरे गांव को इकट्ठा कर सिनेमा हॉल लेकर गए और उन्हें गदर 2 की स्क्रीनिंग दिखाई। और भाई बहन के रिश्ते का पवित्र पर्व यानी कि रक्षाबंधन, ज्यादा दिन नहीं बचे इस पर्व में। इसको लेकर हरदा की बहनों ने एक नई पहल की है। भारत की सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखी भेजने की तैयारी की गई है। इसके लिए हरदा के वार्ड क्रमांक 5 से करीब 151 बहनों से राखी इकट्ठा की गई है, जिसे वार्ड के पार्षद सैनिकों को भेजेंगे। इस पहल की शुरुआत श्रेया अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि अगले साल 5000 राखी भेजने का भी लक्ष्य रखा गया है। अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के वार्ड नंबर 5 नरसिंह वार्ड में, जहां पर महिलाओं ने एक अनोखी पहल करी है। जो देश की रक्षा करने के लिए फौजी भाई तैनात जो है, उनके बहनें जो है वो कभी गांव से वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उन्हें राखी कभी नसीब होती है कभी नहीं नसीब हो पाती है। इसके लिए हरदा की जो बहनें हैं उन्होंने अपने घर से एवं अपने मोहल्ले वार्ड पूरे शहर से राखी एकत्रित करी है। आपने राखी पहुँचाने की पहल करी है, किस उद्देश्य से करी है, क्या सोच के करी है? हमारे वीर भाई हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं
हर मौसम में, हर वक्त, तो उन लोगों को मतलब त्योहार वगैरह में वो घर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पहल करी है ताकि वो भी त्योहार मना सके। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे कि किस प्रकार से राखी बनाई। समाज में ऐसे धीरे धीरे करके पूरे हृदय में ये बात फैलाई कि अपने को बॉर्डर पे राखी भेजना है, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। तो हमें 151 लिफाफे मतलब पूरे हृदय से प्राप्त हुएंगे। जिला मुख्यालय से करीब 151 परिवारों ने राखी एकत्रित की है जो बॉर्डर पे भेजेंगे। हमारे वीर भाइयों तक राखी पहुँच जाए और वो भी राखी का पर्व मना सके, त्यौहार मना सके, इस उद्देश्य से हमने पहुँचाई। कहना है कि जो भाई यहाँ आके त्यौहार नहीं मना सकते उनके लिए खुद राखी वहाँ तक पहुँच जाएगी, इस उद्देश्य से उन्होंने राखी तैयार की है। हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग हर साल बढ़ता है, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड का काशी कहे जाने वाला शिवधाम कुंडेश्वर आज भी द्वापर युग को जीवंत करता नजर आ रहा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जो आज भी अदृश्य रूप से भगवान को जल अर्पण करने आती हैं। साथ ही मान्यता है कि हर साल शिवलिंग अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी हकीकत पता लगाने के लिए सन 1937 में टीकमगढ़ रियासत के तत्कालीन महाराज वीर सिंह जिदेव द्वितीय ने यहाँ पर खुदाई कराई थी। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और यह खुदाई बंद कराई गई। इधर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जमुना प्रसाद तिवारी का कहना है कि संवत 1204 में तत्कालीन महाराजा राजा मदन वर्मन ने मंदिर की स्थापना कराई थी। यहाँ पर विराजे नंदी पर आज भी संवत 1204 अंकित है। शंकर जी का 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। यहाँ की मान्यता स्वयंभू है। संकट भक्त लोग जैसी श्रद्धा लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ त्योहार हैं, जैसे महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। फिलहाल शिवधाम कुंडेश्वर में लोगों की गहरी आस्था है। सावन माह में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24 टीकमगढ़। अगली खबर श्योपुर से आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में अब सैलानी रफ्तार का यानी कि चीतों का दीदार कर सकेंगे। दरअसल कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन सेसईपुरा में कूनो नदी क्षेत्र को शामिल कर देश की पहली चीता सफारी शुरू करने की तैयारी की गई है। चीता सफारी विकसित करने के लिए पार्क प्रबंधन ने इसका नक्शा भी तैयार कर लिया है और सफारी का प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। जू अथॉरिटी की स्वीकृति के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि करीब 180 हेक्टेयर में चीता सफारी बनाने की योजना है। इसमें 130 हेक्टेयर में वन भूमि और 50 हेक्टेयर में राजस्व भूमि की ली जा रही है। प्रबंधन जल्द ही कलेक्टर से राजस्व भूमि देने के लिए पत्र भी भेजेगा। इसे बनाने में करीब 50 करोड़ का खर्च संभावित है। चीता सफारी का भी एक कॉन्सेप्ट केवल अभी है, अभी कोई उसमें मतलब ग्राउंड पे कोई ऐसा कंक्रीट अभी कोई काम हुआ नहीं है और ना ही अभी उसकी कोई सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। एक ये बनाने का प्रस्ताव है जिसमें कि करीब 200 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें हमारी वन विभाग की ही 150 करीब हेक्टेयर ज़मीन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल आपका IBC 24। नमस्कार।